हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि क्रिएटिविटी को हम सृजनात्मकता या रचनात्मकता भी कहते हैं। सृजनात्मकता होती क्या है? सृजनात्मकता का अर्थ होता है मौलिकता, नवीनता या नमीयता। हम ये तीनों बोल सकते हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी उपयोगिता के तत्व। तो समझते हैं मौलिकता क्या होती है। जब कोई चीज आप दूसरे बालक से हटकर करते हैं, जो आपका अपना खुद होता है, वह क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। आपको यदि कोई कार्य दिया गया है और आप वह कार्य दूसरे बच्चों से अलग कुछ नए तरीके से, जो आपका अपना है, आप उस तरीके से करते हैं, आप उसमें कुछ नया, उस कार्य को कुछ नए तरीके से करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? आपकी सृजनात्मकता कहलाती है। मतलब सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि वह कार्य जो आप दूसरों से अलग, दूसरों से कुछ नए तरीके से करते हैं। अब वह कार्य तो आप नए तरीके से कर लिए, लेकिन उस कार्य की उपयोगिता क्या है, यह भी आपके सृजनात्मकता पर निर्भर करती है। जब आप कोई नया कार्य करते हैं तो वह कार्य आपके लिए, समाज के लिए कितना उपयोगी है, वह भी आपकी सृजनात्मकता पर निर्भर करती है। अतः ऐसा कार्य जो आप दूसरों से अलग कुछ नए तकनीक से, कुछ नई सोच से यदि आप करते हैं और उस कार्य की उपयोगिता होती है, तो वह क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता के बारे में जेम्स ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक ने अपनी एक परिभाषा दी कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना के उत्पादन कार्य में अनिवार्य रूप से होती है। मतलब कि ऐसा सोच, ऐसी रचना जिसके द्वारा हम कुछ नया उत्पादन कार्य कर रहे हैं, मतलब हम उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। उसी तरह क्रो नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। मौलिकता मतलब कि जो आपके स्वयं का हो, जो किसी और का ना हो, वो खोज सिर्फ आपकी खोज हो, वो सोच सिर्फ आपकी सोच हो, और उस सोच के परिणाम को आप जो अभिव्यक्त करते हैं अपने एक मानसिक रूप से, वह क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। मतलब कि यदि आप कोई शोध कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो आपकी जो लेखन शैली है वह यदि किसी दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वह क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। अर्थात सृजनात्मकता का अर्थ होता है, यदि हम सामान्य रूप से देखें तो सृजनात्मकता का अर्थ है नव निर्माण करने की योग्यता। ऐसी योग्यता जिसके द्वारा आप कुछ नया कार्य करते हैं, वह क्या कहलाता है? आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कि सृजनात्मकता के कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं जिसके द्वारा आप सृजनशील कहलाते हैं या आपकी सृजनात्मकता दिखाई देती है। तो सबसे पहले उसमें आता है धारा प्रवाह। अब धारा प्रवाह का अर्थ क्या होता है? तो धारा प्रवाह के अर्थ को यदि हम एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए क्लास में यदि कोई टीचर
लगातार क्वेश्चन करते जा रहा है। पहला क्वेश्चन किया, आपने उसका आंसर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया, आपने फिर तुरंत उसका आंसर दिया, तो उसके प्रश्न करने पर आपका जो उत्तर देने का प्रवाह है वह क्या कहलाता है? धारा प्रवाह कहलाता है। मतलब कि यदि आपको कोई समस्या दी जाए और आप उसका समाधान तुरंत कर लेते हैं, फिर आपको दूसरी समस्या दी जाती है, उसका भी समाधान आप तुरंत कर लेते हैं, तो वह चीज़ें क्या कहलाती है? वह चीज़ें कहलाती है कि यह एक धारा प्रवाह के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा आपका आता है विविधता, जिसे हम मौलिकता या नमनीयता भी कहते हैं। विविधता का मतलब यह होता है कि आप मतलब आपके कार्य करने के तरीके दूसरों के कार्य करने के तरीके से विविध होते हैं, थोड़े से भिन्न होते हैं, थोड़ी सी उसमें आपकी अपनी मौलिकता होती है, तो वह क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। फिर आपका तीसरा आता है विस्तारण। विस्तारण का अर्थ होता है विस्तार करना या व्याख्या करना। मतलब यदि मैं आपको, या यदि हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लें, तो स्कूल में यदि शिक्षक के द्वारा कोई प्रकरण बच्चों को दिया गया, कोई टॉपिक बच्चों को दिया गया कि आप इस विषय पर अपनी व्याख्या कीजिए, या इस विषय को, इस प्रकरण को आप विस्तार पूर्वक समझाइए। यदि तो क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब अपने अपने तरीके से उसको क्या करेंगे? समझाएंगे। सबका तरीका एक नहीं होगा, सबके समझाने का तरीका, सबके विस्तार करने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यही जो भिन्नता है वही उसकी क्या कहलाती है? सृजनशीलता कहलाती है। अब चौथा आपका आता है पुनः परिभाषीकरण। पुनः परिभाषीकरण का अर्थ क्या हुआ? यदि कोई परिभाषा आप पढ़ते हैं या यदि कोई परिभाषा आपको बताई जाती है, किसी भी लेखक की, किसी भी साहित्यकार की, किसी भी मनोवैज्ञानिक की यदि कोई परिभाषा है और आप उस परिभाषा को अपने शब्दों में जब पुनः समझाते हैं, जब पुनः परिभाषित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? पुनः परिभाषीकरण। मतलब किसी के द्वारा कही हुई बातों को समझकर आप उसको कितने अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं, यह आपकी सृजनशीलता को दर्शाती है। फिर आपका आता है पांचवा संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि आप किसी वस्तु, किसी कार्य, किसी व्यक्ति के प्रति कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि जब तक आप में संवेदनशीलता की भावना नहीं होगी तब तक आप किसी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप किसी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक आप में वो सृजनात्मकता का गुण विकसित नहीं होगा। आपका लास्ट है लचीलापन। लचीलापन का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति में सृजनात्मकता होती है तो वह उसमें लचीलापन का गुण भी होना आवश्यक होता है। लचीलापन का अर्थ होता है कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को हम दोबारा नए तरीके से फिर पुनः कुछ सुधार करके फिर नया कर सकते हैं। यह लचीलेपन का गुण होना आवश्यक होता है। फिर आपका आ जाता है सृजनात्मकता की प्रकृति, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा, सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या है, यदि हम उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो प्रकृति भी हमको उसी में से मिलेगी। तो पहला होता है कि सृजनात्मकता अर्जित और जन्मजात दोनों होती है, क्योंकि हर बालक जन्म से सृजनशील होता है, उसके अंदर कोई न कोई क्वालिटी जन्म से ही रहती है। लेकिन यदि उस क्वालिटी को वो अपने वातावरण के साथ और अच्छे तरीके से अर्जित करके अपने गुण को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। यह सृजनात्मकता की प्रकृति होती है। दूसरा होता है
कि सृजनात्मकता में बुद्धि का जो स्तर है वह सामान्य होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आपके बुद्धि का स्तर सामान्य नहीं होगा तब तक आप में सृजनात्मकता का गुण नहीं आ सकता। तो यदि हम देखें तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि सृजनात्मकता वही होगी जहाँ पर कहीं न कहीं सामान्य रूप से क्या पाया जाएगा, बुद्धि पाया जाएगा। दूसरा, यदि हम देखें तो यदि हम शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता को देखें तो शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता के बीच में जरूरी नहीं है कि हमेशा धनात्मक संबंध हो। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि और सृजनात्मकता में हमेशा धनात्मक संबंध होता ही है, लेकिन शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता में जरूरी नहीं है कि वह संबंध धनात्मक हो। कभी कभी वह संबंध क्या हो जाता है, ऋणात्मक भी हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यदि शैक्षिक उपलब्धि आपकी कम है तो आप में सृजनात्मकता ना हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपकी शैक्षिक उपलब्धि कम है लेकिन फिर भी आप सृजनशील हो सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि यदि आपकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा है तो जरूरी नहीं है कि आप सृजनशील हो। तो प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सृजनशील बालक में सामान्य बुद्धि तो जरूर ही पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगला आपका सृजनात्मकता की प्रकृति का अगला पॉइंट है सृजनात्मक चिंतन। मतलब कि यदि सृजनात्मकता है तो आप में सृजनात्मक चिंतन का होना आवश्यक होता है। अब यह चिंतन क्या होता है, तो चिंतन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अपसारी चिंतन और दूसरा होता है, एक है अपसारी चिंतन और दूसरा है आपका अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या होता है, तो अपसारी चिंतन में तीन बिंदु होते हैं, ठीक। तो इसको यदि हम लेंस से देखें तो समझेंगे। एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसा ये आपका हो जाता है। इसमें यदि हम 3 एरो करें तो अपसारी चिंतन में क्या होता है कि यदि हम किसी चीज को सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह चीजें एक ही जगह पर जाकर मिले। ये लाइन यदि यहाँ पर पड़ रही है हमारे मस्तिष्क पे तो वह क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न तरीके से भी हम सोच सकते हैं। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि यदि हमें कोई बात बताई जा रही है तो निश्चित ही उसका अर्थ एक जगह पर क्या होता है, जाकर मिल जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि एक उदाहरण लें कि किसी भी जगह के बारे में, यहाँ पे मैंने जयपुर लिया है, आप कोई भी जगह ले सकते हैं कि जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं। यदि मैं क्लास में बच्चों से पूछती हूँ कि जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सभी बच्चे जयपुर के बारे में अपनी अलग अलग बातें बताएंगे। मतलब वह उनका क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। लेकिन अभिसारी चिंतन का हम उदाहरण देखें तो यदि मैं किसी राज्य की राजधानी पूछती हूँ तो वो राजधानी सभी बच्चों के द्वारा जो दिया गया आंसर है वो क्या होगा, एक होगा। तो यह होता है अपसारी और अभिसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता की एक प्रकृति क्या होती है, चिंतन। सृजनात्मकता की अगली प्रकृति है लिंग भेद। मतलब कि लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भी ऐसा कोई भेद नहीं होता है कि लड़कों में सृजनात्मकता ज़्यादा होती है कि लड़कियों में सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता के लिए लड़के लड़की ऐसा कोई डिफरेंस या ऐसा कोई भेद नहीं है। दोनों में सृजनात्मकता समान होती है और दोनों में सृजनात्मकता कम या ज़्यादा हो सकती है। अगला आपका है सृजनात्मकता का प्रकृति नवीनता। सृजनात्मकता में नवीनता का होना आवश्यक होता है। नवीनता का मतलब क्या, नवीनता अमूर्त भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है, शाब्दिक भी हो सकती है और अशाब्दिक भी। मतलब हम किसी अमूर्त मतलब कि हम किसी
चीज़ के बारे में सोच भी सकते हैं या किसी चीज़ को हम अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं, या हम शब्दों के माध्यम से अपने कार्य की सृजनशीलता को बता सकते हैं, या हम लिख कर भी सृजनशीलता को बता सकते हैं। अगला आपका है नवीनता को यदि हम और अच्छे तरीके से समझें तो नवीनता मतलब कि आपकी क्रिएटिविटी, मतलब आपकी रचनात्मकता। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो तभी क्रिएटिविटी मानी जाएगी जब उसकी उपयोगिता होगी। तो अंत में सृजनात्मकता के यदि हम अर्थ समझें तो यही होगा कि सृजनात्मकता मतलब कि उपयोगिता। अगला पॉइंट है प्रकृति का कि सृजनात्मकता क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। मतलब कि सृजनात्मकता के लिए पर्टिकुलर कोई जगह नहीं निर्धारित किया गया है या कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं किए गए हैं। पूरे जगह आप कहीं भी कोई भी व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।